जय हिंद मेरे प्यारे फौजी भाइयों। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, पार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त अरुण यादव एक बार फिर लेकर आया हूं आपके लिए साइंस से जुड़े हुए टॉप 15 क्वेश्चन की श्रृंखला का पार्ट नंबर 3। आज दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रिवीजन बैच में। हम लोग पढ़ रहे हैं आज की सीरीज का तीसरा भाग, जिस सीरीज में हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से टॉप 15 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। अभी तक मैं 2 पार्ट आपको पढ़ा चुका हूं और मैं आशा करता हूं कि इन 2 पार्ट्स में जो 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों, नोट्स आप बना रहे होंगे, ये भी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि नोट्स का काफी ज्यादा फायदा आप लोगों को आगे होने वाला है। तो दोस्तों, आज की श्रृंखला को हम पढ़ने वाले हैं तीसरा पार्ट, और इस तीसरे पार्ट में फिर हम टॉप 15 क्वेश्चंस देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले वही बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। पहले ये काम कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप आज हम लोग पढ़ेंगे साथ मिलकर इसका तीसरा भाग। तो चलिए इस सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं। जो होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, ये क्लास शुरू करने के पहले कुछ छोटी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। हमारे पास अभी एडमिशन ओपन हुए हैं न्यू ऑफलाइन टारगेट बैच के। जो भारतीय सेना की तैयारी करना चाहते हैं बहुत अच्छे लेवल पर जो विद्यार्थीगण हैं, जो अभी तक इस तैयारी से वंचित हैं, तो दोस्तों इस ऑफलाइन बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत कम दिनों में आप अपनी संपूर्ण तैयारी पूरी करेंगे हमारे साथ में, क्योंकि सिलेबस को हम लोग टारगेट करेंगे आपको, और जो जितने भी दिन हमारे पास बचे हुए हैं उन दिनों में हम अपनी तैयारी को टारगेट करेंगे। ये बिल्कुल न्यू फ्रेश बैच है जो मंडे से स्टार्ट होने वाला है ऑफलाइन। पार्थ एकेडमी में आप आ सकते हैं और तैयारी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने यहाँ पर है, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, पार्थ एकेडमी का गौरवशाली इतिहास रहा है। भारतीय सेना में चयन को लेकर कई विद्यार्थियों ने अपना सपना पूरा यहाँ से किया है, बहुत कम दिनों में अपनी तैयारी करके। जिसमें कुछ चुनिंदा विद्यार्थी, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, ये सभी विद्यार्थी विगत 2 वर्षों के अंदर अंदर सिलेक्टेड हुए हैं। इसके पहले की बात करें तो काफी ज्यादा बच्चे यहाँ से जो सिलेक्ट हुए हैं। तो इस क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक चयन जो अगर देने वाली कोई संस्था है तो वो संस्था है आपकी अपनी संस्था पार्थ एकेडमी देवास। देखिए, इतने सारे बच्चे एक बैच से निकले हुए हैं, और भी इस बैच में बच्चे हैं आगे। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा है कि आर्मी अग्निवीर रिजल्ट सिलेक्शन मतलब पार्थ, यानी सिलेक्शन का ही दूसरा नाम है पार्थ एकेडमी। अगर आपने एडमिशन पार्थ एकेडमी में लिया है तो आपका सिलेक्शन 100% यहाँ पर तय माना जाता है। देखिए, लास्ट बैच है हमारी, इतने सारे सिलेक्टेड बच्चे हैं जो एक ही बैच से निकले हुए हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में आपका भी अगला नाम आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और भी कई सारे विद्यार्थी हैं। देखिए, सभी भारतीय सेना में चयनित विद्यार्थी हैं। अब सभी का नाम लेना यहाँ से संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा ये लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है। तो यहाँ सभी विद्यार्थियों का परिचय मैं आपसे नहीं करवा पाऊंगा, बट आप यहाँ पर इनके फोटोज देख सकते हैं अच्छे से। तो दोस्तों, ये गौरवशाली इतिहास रहा है, और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने ज्यादा भारतीय वीर सैनिक हमने यहाँ से दिए हैं एक ही संस्था से। तो दोस्तों, ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है, ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। देखिए, यहाँ पर एक ही बेस से नर्सिंग असिस्टेंट के सिलेक्शन हुए थे। जिस वक्त पूरे भारत में सूखाग्रस्त था, पूरे एमपी में सूखाग्रस्त था, उस वक्त पार्थ एकेडमी के द्वारा नर्सिंग असिस्टेंट में एक साथ एक बैच से 6 सिलेक्शन हुए थे। छत्तीसगढ़ भर्ती की ये बात मैं आपसे कर रहा हूं। तो दोस्तों, कई सारी ऐसे विद्यार्थी हैं जो यहाँ से चयनित हुए हैं। लिस्ट काफी लंबी है, 1-2 घंटे मुझे केवल उनके फोटो दिखाने में आपको लगेंगे। तो दोस्तों, इस लिस्ट में आपका नाम भी आना बाकी है। ये भी हाल फिलहाल हमने एक बहुत ही बड़ा जश्न देवास में मनाया था। आप सभी देख सकते हैं कि ये इतने सारे फौजी भाई हमारे आसपास खड़े हैं। इसमें से आधे से ज्यादा लोग जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई थी और वो यहाँ नहीं पहुंच पाए थे। दोस्तों, तो ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, भीड़ नहीं है, ये भरोसा है पार्थ के कंटेंट का। तो दोस्तों, ये वर्दी जिसकी चाहत आपको है, आप भी ले सकते हैं। आप हमसे जुड़िए और अपनी तैयारी को कम दिनों में कंप्लीट करके आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। तो दोस्तों, इस लिस्ट में नाम आपका भी आने वाला है। तो कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके सपने को हमने यहाँ पर पूरा किया है और उन्होंने अपनी मेहनत करके वो इतना आगे बढ़े हैं। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी मोटी जानकारी थी। एक न्यू बैच जो मंडे से स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं टॉप
15 क्वेश्चन की जो साइंस है आने वाले हैं और आज से आपकी जीके की क्लास भी कंटिन्यू हो जाएगी दोस्तों। तो हमने लास्ट क्वेश्चन से एक होमवर्क क्वेश्चन लिया था जिसका जवाब आप सभी लोगों ने मुझे एकदम सही दिया था। इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि जीवाणुओं की खोज किसके द्वारा यहाँ पर की गई थी। एक टॉप लेवल का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है फ्लेमिंग, लेम्बल, टैमिन और लिवेनहॉक। दोस्तों बैक्टीरिया को डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक, आप सभी ने इसका जवाब दिया था लिवेनहॉक। इनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। इनके द्वारा बैक्टीरिया को खोजा गया था एक जीवित सेल के रूप में। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी रहेगा। सभी बच्चों ने इसका सही जवाब मुझे दिया है। तो आज के 15 क्वेश्चन को हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसका पहला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है या आधारी इकाई क्या है। अगर हम लोग देखें फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अलग अलग ऑप्शन देके रखे, जीनस, फैमिली, स्पीसीज या ऑर्डर। देखिए अगर आप वर्गीकरण की सभी इकाइयों को एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो सबसे बड़ी इकाई होती है इसकी जगत, जिसे हम लोग किंगडम के नाम से जानते हैं, जगत। जगत के बाद में यहां पर आ जाता है संघ यानी कि फाइलम। संघ के बाद में यहां पर आ जाता है वर्ग, वर्ग यानी क्लास, फिर आ जाता है गण, गण के बाद में यहां पर आ जाता है कुल, फैमिली, कुल के बाद वंश और वंश के बाद में यहां पर आ जाता है जाति, स्पीसीज। दोस्तों ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। इसमें सबसे छोटी यूनिट हम लोग मानते हैं जाति को, स्पीसीज को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वर्गीकरण की आधारी इकाई कौन है तो आप जाति को यहां पर सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा जाति या स्पीसीज। सबसे बड़ी इकाई कौन मानी जाएगी? जगत मानी जाएगी। तो ये सारे 7 यूनिट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर स्पीसीज यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसी प्रकार आपको इंग्लिश से हिंदी टर्म्स लिखे जाएंगे एग्जाम्स में और आपको वहां पहचानना होता है। तो दोस्तों काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने होने वाला है। इनमें से सबसे छोटा जीव कौन होगा? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम्स में, इसलिए अच्छे से इन्हें आप लोगों को पढ़ना है। सबसे छोटा जीव किसे कहा जाता है? यदि इस क्वेश्चन को मैं एक नाम तरीके से और पूछूं कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है तो आपको क्या बताना है? तो दोस्तों यहां पर हम देखेंगे वायरस, जीवाणु, इकोप्लाज्म या फिर इसको हम लोग बोलेंगे माइकोप्लाज्म। ये पूरा नाम होता है माइकोप्लाज्म और एक होता है ईस्ट। इसे आप लोग यहां पर माइकोप्लाज्मा लिख सकते हैं, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। तो यहां जो गिवन ऑप्शन है इसके हिसाब से अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो सही जवाब हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा। अब ये माइकोप्लाज्मा क्या होता है तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। अगर आप माइकोप्लाज्मा को डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ नोट्स बना लीजिएगा। दोस्तों माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का जीवाणु होता है, एक प्रकार का जीवाणु होता है, एक जीवाणु की कोशिका होती है और ये सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। यह एक प्रकार का जीवाणु है। सेकंड थिंग जो यहां से पूछा जा सकता है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका यहां पर मानी जाती है माइकोप्लाज्मा की। किस बैक्टीरिया की सेल सबसे छोटी होती है? तो माइकोप्लाज्मा आपको बताना है। इसे हम लोग, इसमें कोशिका भित्ति का अभाव रहता है। एक बात ध्यान रखना है, किस बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति का अभाव रहता है? तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीव है जिसमें कोशिका भित्ति का क्या रहेगा? भित्ति का अभाव रहता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसे हम लोग पादप जगत का जोकर के नाम से भी जानते हैं, पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। इतनी सारी संपूर्ण जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दी दोस्तों माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट सेल मानी जाती है बैक्टीरिया की सेल, जो सबसे छोटी कोशिका के रूप में हम लोग देखेंगे। ये जानकारी आप लोगों को अपने नोट्स में लिख लेना है या इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आने वाला है। हम देखते हैं, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। क्लासिफिकेशन से लेकर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं आपसे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इस प्रकार के प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं दिन प्रतिदिन दोस्तों। इन्हें यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है तपेदिक, पीलिया, चेचक या फिर मम्स। सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तपेदिक को हम टीबी के नाम से भी जानते हैं या फिर इसे हम क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों मैं लिख देता हूं यहाँ पर टीबी से हम लोग बोलेंगे या फिर इसे क्षय रोग के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। चलिए इसका पूरा नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम होता है दोस्तों? ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस किसे कहते हैं? तो ट्यूबरकुलोसिस कहेंगे हम लोग टीबी को। टीबी का फुल फॉर्म होता है
ये एक बैक्टीरिया से होता है। इस जीवाणु का नाम मैं आपको बताने वाला हूं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम होगा पूरा नाम? माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से यह रोग होता है, ट्यूबरकुलोसिस। यह रोग किससे संबंधित है? तो आपको मैं जानकारी देने वाला हूं कि यह रोग हमारे शरीर में फेफड़ों को प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो दोस्तों टीबी एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और आपसे क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा था कि जीवाणु जनित रोग या बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टीबी। तो एग्जाम्स में एक प्रश्न पूछा जाता है। अगर एक और प्रश्न यहां से पूछा जाए कि टीबी का टीका किसने खोजा था, तो टीबी का टीके की खोज की थी रॉबर्ट कोच के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी के टीके का निर्माण किया गया था। दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण बन सकता है। यहां से हर एक प्रश्न जो भी मेरे द्वारा डिस्कस किए जा रहे हैं, इन्हें आप लापरवाही किए बिना आपको अपने नोट्स में इन्वॉल्व करना है, ताकि आप उस वक्त रिवीजन करें इनका जब एग्जाम देने हम लोग जा रहे हैं। दोस्तों यहां पर आगे बढ़ते हैं। पीलिया, पीलिया किससे होने वाला रोग है? तो पीलिया यहां पर अगर हम लोग देखें तो पीलिया होता किससे है? तो एक प्रोटीन की अधिकता से जो लिवर से निकलता है। इस प्रोटीन का नाम है यहां पर लिखेंगे हम लोग बिलीरुबिन। बिलीरुबिन। काफी बच्चे यहां पर कंफ्यूज होंगे पोलियो और पीलिया में। पोलियो अलग बीमारी है और पीलिया जॉइंटिस को बोलते हैं हम लोग। तो यह लिवर से होने वाला एक रोग है। लिवर यहां पर माना जाता है कि लिवर के निकलने द्वारा जो प्रोटीन होता है इसका नाम है बिलीरुबिन। अगर ब्लड में इसकी अधिकता हो जाए तो यह एक पीले रंग का प्रोटीन होता है। तो यहां पर पीले रंग के सिम्टम्स नजर आते हैं। जो अंग होते हैं शारीरिक अंग वो पीले रंग के हो जाते हैं, बिलीरुबिन। अगर हम लोग चेचक की बात करें तो चेचक यहां पर क्या होती है? चेचक को हम लोग बोलते हैं यहां पर बड़ी माता। बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स। यह भी वायरस से होने वाला एक रोग होता है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे पहला टीका कौन है? तो विश्व का प्रथम टीका या पहला टीका किसको माना जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम टीका किसे कहेंगे? तो विश्व का प्रथम टीका है चेचक का टीका या फिर स्मॉल पॉक्स। और इसे किसने खोजा था? तो यह है चेचक का टीका। और चेचक के टीके का निर्माण किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। दोस्तों पार्थ एकेडमी जानी जाती है विशेषतः वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के लिए। हम कंटेंट वो पढ़ाते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, ताकि बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट और एडवांस कॉन्सेप्ट दोनों कंप्लीट हो। बिना कॉन्सेप्ट के एग्जाम निकलना असंभव है आपका, क्योंकि आप पास तो हो जाओगे, क्वालिफाई हो जाओगे, बट मेरिट में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बनाकर आज पढ़ लीजिए, अभी हमारे पास समय है। अगर हम लोग मम्स की बात करें तो आपने इसे भी यहाँ पर आराम से देखा है, मम्स जिसमें गाल का एक हिस्सा में सूजन आ जाता है या स्वेलिंग आ जाता है, ये होता है मम्स। और ये मम्स भी वायरस से होने वाला एक रोग होता है। मम्स वायरस होता है, ये इसके हम लोग बोलेंगे। इसमें हमारी जो लार ग्रंथि होती है जिसका नाम पैरोटिड ग्रंथि होता है, लार ग्रंथि में सूजन आ जाता है। और लार ग्रंथि में सूजन आने को ही हम लोग कहते हैं मम्स, यानी कि मम्स इसको हम लोग बोलते हैं, वायरस होने वाला रोग है। तो चेचक, पीलिया, इनके बारे में हम लोगों ने महत्वपूर्ण जानकारी यहां से ली है। और इसका सही जवाब हो जाएगा तपेदिक या टीबी, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग होता है। दोस्तों कंटेंट काफी ज्यादा है, अगर हम लोग एक क्वेश्चन में ज्यादा समय लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर टाइम गड़बड़ होगा, टाइम शेड्यूल में गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं उतनी जानकारी आपको भी यहाँ पर दे रहा हूं ताकि आपका एग्जाम टारगेट हो सके। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? ये आपके एग्जाम्स का ही क्वेश्चन है और ये पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। दूध को दही में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम आपको पता होगा शायद। यहाँ पर ऑप्शन है एसिडोबैक्टर या ल्यूकोनोस्ट्रोक या फिर बेसिलस या फिर लैक्टोबैसिलस। दोस्तों मोस्टली स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है और आप मुझे पता है कि यहाँ पर डी ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं, जो बिल्कुल सही रहेगा। दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बेसिलाई। पूरा नाम मैं आपके सामने यहां लिखने वाला हूं, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बेसिलाई नाम का जीवाणु। तो लैक्टोबैसिलस बेसिलाई नाम के बैक्टीरिया के द्वारा ही दूध को दही में बदला जाता है। दूध किस में कन्वर्ट होगा? दही में। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट की जो फैक्ट है मैं निकालने रहा हूं यहाँ पर, कि एग्जाम में पूछा जाए कि दूध में शर्करा कौन सी होती है, तो दूध में शर्करा होती है दोस्तों लैक्टोज शर्करा, है ना। सबसे कम मीठी प्राकृतिक शर्करा माना जाता है लैक्टोज को, एक डाइसैकेराइड शुगर होती है।
आगे हम लोग बात करेंगे दही में अम्ल कौन सा होता है। तो दही में अम्ल पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाने वाला अम्ल होता है। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, दूध को दही में जमाने वाला बैक्टीरिया कौन होता है, लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 की सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी। आज के ज्यादातर प्रश्न माइक्रोबायोलॉजी से लिए गए हैं जो एग्जाम आर्मी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या अलग अलग प्रकार के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है यहाँ पर स्टॉकमैन, इवॉन विस्की, यहाँ पूरा नाम इसका इवॉन विस्की होना चाहिए, इवॉन विस्की होना चाहिए। और यहाँ पर दिया है स्टिक, स्टैनले और स्मिथ। तो दोस्तों सही जवाब अगर हम लोग यहाँ पर वायरस के बारे में देखें तो विषाणु के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। इसे हम लोग वायरस के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में आता है कि वायरस का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो वायरस का अध्ययन करना कहलाता है वायरोलॉजी। दोस्तों वायरोलॉजी को विषाणु विज्ञान का अध्ययन हम लोग कहते हैं, या किस ब्रांच में वायरस का अध्ययन किया जाता है, वायरोलॉजी। अगर हम लोग खोजकर्ता की बात करें तो वायरस की खोज की थी इवॉन विस्की के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, इवॉन विस्की के द्वारा की गई खोज थी। आगे एग्जाम में हम बात करते हैं तो वायरस का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों दो चीजें हमेशा आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के द्वारा वायरस बने होते हैं। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के द्वारा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा वायरस का निर्माण होता है। दोस्तों दुनिया का पहला वायरस कहां से प्राप्त हुआ था, यह भी आपके एग्जाम्स का क्वेश्चन है। तो दुनिया का पहला वायरस तंबाकू के पत्ते से खोजा गया था। कहां से खोजा गया था दोस्तों, तंबाकू के पत्ते से। और तंबाकू के पत्ते से खोजे जाने वाले इस वायरस का नाम दिया गया था टीएमवी। और टीएमवी का फुल फॉर्म होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस दुनिया का पहला वायरस है जो तंबाकू के पत्ते से खोजा गया था। अब दोस्तों इसकी खोज किसने की थी, तो इवॉन विस्की के द्वारा की गई थी। इतनी जानकारी आप लोगों को यहां से समझ में जरूर आई होगी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही जवाब होने वाला है वायरस के लिए। हमने देखा जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई और वायरस की खोज की गई थी इवॉन विस्की के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार प्रश्न आ रहा है और पूछा गया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसका है। कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये रूल्स किसने दिया था या किसके द्वारा दिया गया है। यहाँ पर न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, या न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों गति के तीनों नियम आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिजिक्स में यहां से प्रश्न जरूर बनता है आपके एग्जाम्स में। न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम आपको पता होना चाहिए। देखिए आज मैं डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन के बारे में कि यहां पूछा गया है प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है, यह नियम है न्यूटन का तीसरा नियम। यह है न्यूटन का थर्ड लॉ, यानी कि तीसरा नियम, थर्ड नियम इसको हम लोग बोलेंगे, तीसरा लॉ बोलेंगे, तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होना, जैसे बंदूक से जब गोली दागी जाती है तो गोली आगे की ओर, बंदूक पर प्रतिक्रिया बल लगता है पीछे की ओर। पहला एग्जांपल आप लोग लिख दीजिएगा इसका, एग्जांपल नंबर 1 बंदूक से गोली दागना, बंदूक से गोली दागना। एग्जांपल नंबर 2 हम लोग यहां पर बनेंगे कि यदि कोई व्यक्ति के द्वारा नाव से किनारों पर जंप किया जाता है तो नाव को पीछे की ओर धक्का लगता है और हम लोग आगे की ओर धक्का लगता है। तो अगर नाव यहां पर एग्जाम में आता है नाव से कूदना, तो नाव से कूदते समय जंप करते टाइम आप देखोगे कि नाव पीछे की ओर गति करती है और आप आगे की ओर गति करते हो। वही पानी में तैरना, एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन और आ जाएगा कि पानी में तैरना, यानी कि तैरना कौन से न्यूटन के नियम पर आधारित है। तो जब हम पानी से तैरते तो पानी को हम लोग पीछे की ओर हटाते हैं, तो जितना पीछे की ओर हटाएंगे हम आगे की तरफ जाएंगे। तो एग्जाम्स में आता है कि अगर पानी में तैरना है और गति के नियमों से पूछा जाए तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो दोस्तों प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल न्यूटन के गति के तीसरे नियम यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गति के नियम किसने दिए थे, गति के नियम न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन काफी अच्छा लग रहा है। तो जल्दी से दोस्तों अगर यहाँ मेहनत हो रही है ईमानदारी से तो अभी इस वीडियो को रोककर सबसे पहले अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को शेयर करने से आपको फायदा तो मिलेगा ही,
पर आपके उन दोस्तों को भी फायदा मिलेगा जो इन क्लासेस से वंचित है या जो घर पर तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छी सीरीज की जरूरत है। तो वो श्रृंखला पार्थ एकेडमी की संस्था के द्वारा आपको दिन प्रतिदिन मिल रही है यहाँ से। तो दोस्तों इतना आपको जरूर करना है। क्वेश्चन यहाँ पर अभी मैंने समझाया कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। सभी का जवाब यहाँ पर आने वाला है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ से ही रिलेटेड होता है क्या, यहाँ पर तैरना। तो दोस्तों तैरना किससे संबंधित है, तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम से संबंधित होता है तैरना। प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर क्या होती है, प्रतिक्रिया। आपको ध्यान रखना है यहां से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है। देखिए न्यूटन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स में वो यहीं से आते हैं। न्यूटन का पहला नियम क्या है, अगर हम लोग फर्स्ट लॉ की बात करते हैं न्यूटन की, यानी कि पहला नियम न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का नियम, फर्स्ट न्यूटन का नियम क्या बोलता है। तो डियर इसको पहले नियम में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहती है। कब तक, जब तक उस पर कोई बाहरी बल आरोपित ना किया जाए। मान लीजिए अगर कोई कार चल रही है तो वह चलती रहेगी, अगर हम वहां से घर्षण बल टायरों के बीच में लग रहा है, घर्षण बल हटा दें तो वो कार लुढ़कती रहेगी। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह सदैव स्थिर अवस्था में रहेगी, क्योंकि जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो वस्तु अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेगी। दोस्तों इस नियम के कुछ अन्य नाम है। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने बार बार बोला है कि वीवीआईपी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया किसको बोलते हैं, तो जड़त्व का नियम भी न्यूटन की गति के पहले नियम को कहा जाता है। दूसरा नियम, इसी नियम से बल की परिभाषा हमें प्राप्त होती है कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन के पहले नियम से बल को परिभाषित किया गया है और इसी नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। दोस्तों किस नियम को, गैलीलियो का नियम किसे कहा जाता है, तो न्यूटन की गति का पहला नियम। इससे बाहर एग्जाम नहीं जा सकता आपका, इसलिए धमाकेदार क्लास है, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए अपने। आगे बढ़ते हैं। तो जड़त्व का नियम भी इससे बोला गया, तो ऑप्शन नंबर बी कि पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। दो प्रकार के जड़त्व होते हैं, गति का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और एक आ जाएगा आप लोगों का इनर्शिया ऑफ मोशन यानी गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। विराम अवस्था में जैसे अगर कोई बस रुकी हुई थी और उसमें बैठे यात्री, अगर बस अचानक चलता तो उस यात्री को क्या होता है, पीछे की ओर धक्का लगता है। वही इसका अपोजिट हम लोग देखें कि एक बस के रुकने पर, जब चलती हुई बस अचानक रुकती है ब्रेक लगा के द्वारा, तो उसमें बैठे यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है। ये जड़त्व ही है कि वस्तु जिस पोजीशन में रहती है ना वो सदैव बना रहना चाहती है। अगर आप चलती हुई बस से अचानक जंप करेंगे तो बस की दिशा में कुछ समय आपको भागना पड़ेगा उस इनर्शिया को गेन करने के लिए। दोस्तों ये कई सारे एग्जाम्पल हैं, थ्योरी क्लासेस में मैं इन सभी को बहुत डिटेल नोट्स के साथ में पढ़ाता हूं। आप अगर कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। पार्थ में ऑफलाइन बैचेस चल रही है पार्थ एकेडमी में, जहां से आपकी कंप्लीट तैयारी होगी दोस्तों। यहाँ से एग्जाम्स का 1% डर आपको नहीं रहेगा और आप 45 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आएंगे ऐसे। तो दोस्तों यहां हमने देखा न्यूटन के गति के नियमों को, जिसमें जड़त्व का नियम भी हम लोगों ने समझा है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। ये है बिल्कुल 100% छपने वाला क्वेश्चन, जो आएगा और आने वाले एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो एग्जाम्स में मैंने आप लोगों को बताया था। आप रॉकेट को अगर डायग्रामिक समझना चाहते हैं तो रॉकेट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ एक हल्का सा नोजल होता है दोस्तों, जितनी तेज गति से यहां से गैस निकलती है वो रॉकेट उतनी तीव्र गति से ऊपर की तरफ जाता है। यानी यहां भी वही हो रहा है, एक्शन रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया। तो क्रिया प्रतिक्रिया का बल हमने किसको कहा था, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया किसमें होती है, तो वो होती है न्यूटन के गति के तीसरे नियम में, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो दोस्तों ये तीसरे नियम से संबंधित हो जाएगा, यानी कि थर्ड लॉ से रिलेटेड यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। तो रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत का संबंध किससे है। संवेग संरक्षण यानी मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरी, संवेग संरक्षण का सिद्धांत का संबंध किससे है, तो दोस्तों ये संबंध है न्यूटन की गति के तीसरे नियम से, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन।
दोस्तों ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर किया है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत किस पर, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, तो रॉकेट भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बल गुणनफल होगा किसके, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। बल किसके गुणनफल होगा, इस बात को हम लोग समझने वाले हैं। देखिए बल बराबर होता क्या है, तो बल बराबर यानी आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू एम है। एम क्या है यहाँ पर, एम है किसी वस्तु का द्रव्यमान और ए क्या है यहाँ पर, ए है वस्तु का त्वरण। यानी बल किन दो चीजों का, किन दो भौतिक राशियों का गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल है वो क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। अगर हम द्रव्यमान और वेग देखें यानी m इंटू वी, तो m इंटू वी होता है p का वैल्यू, p यहां पर हो जाएगा संवेग, संवेग बराबर क्या हो जाता है, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना है इस बात को। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सही जवाब हमने देखा ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, या इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। कल की क्लासेस में मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के बारे में, खोजकर्ता के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आप जरूर देखिए, उन सेशन को भी कंप्लीट करें ताकि आपका कोई भी सेशन यहां से अधूरा ना रहे। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता मानी जाती है जे थॉमसन के द्वारा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। तो यहां हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हमारे सामने है जे थॉमसन। एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जा सकता है परमाणु संरचना से कि नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो यहां पर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। सोने की पतली पन्नी वाला प्रयोग आपको अच्छे से आता होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द्रव्यमान संख्या किसका योग है, या एटॉमिक मास जिसको हम लोग बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या का नाम होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसका योग है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं। दोस्तों ये दोनों चीजें आप यहां से समझ लीजिए, इसको हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। परमाणु क्रमांक होता क्या है, तो परमाणु क्रमांक होता है किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या का, प्रोटॉन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं। यानी प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाएगी, परमाणु संख्या। अगर एग्जाम में आता है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, तो दोस्तों परमाणु भार को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और यहां आ जाता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग अगर देखा जाए तो वो परमाणु भार हो जाता है। इसे अगर मैथमेटिकल फॉर्म में हमें करना है तो A इज इक्वल टू P प्लस एन, यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम, हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग एटॉमिक मास कहेंगे। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग हो जाएगा। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ भी चीजें बाहर नहीं जाने वाली है, बार बार मैं इस बात को आपको दोहरा रहा हूं, आप अच्छे से केवल ध्यान लगा के पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने, 13 क्वेश्चन, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से होते हैं। इसका मतलब है कि एक परमाणु के मूलभूत पार्टिकल पूछे, कितने कणों से मिलकर बनता है परमाणु, तो यहां पर हमारे पास है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटिरियम, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और आयन। तो दोस्तों परमाणु के 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, सभी को पता होगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। दोस्तों इनके बारे में कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे समस्थानिक क्या होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स दोस्तों समस्थानिक की अगर परिभाषा हम बात करें तो जिनके परमाणु क्रमांक, ध्यान रखना है आपको, जिनके परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर समान होंगे, परमाणु क्रमांक समान, और परमाणु भार जिनके भिन्न होंगे। जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, एटॉमिक मास इनका डिफरेंस होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। अब दोस्तों यहां पर एक नाम आता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है 3। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3। इनका नाम मैं आपको बताने वाला हूं। पहला समस्थानिक होता है प्रोटियम, दूसरा समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम, और तीसरा समस्थानिक यहां पर आ जाएगा
ट्राइटियम। क्या जाने वाला है? ट्राइटियम को हम लोग तीसरा आइसोटोप्स के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग 1H1, इसे हम लोग 1H2 और इसे हम लोग 1H3 के नाम से भी जानते हैं। इसी ड्यूटेरियम से एक कंपाउंड का निर्माण हुआ जिसका नाम है भारी जल। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन है, इसे हम लोग कहते हैं D2O। क्या कहेंगे? D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसे आप D2O लिख दीजिएगा, यहाँ पर H2O नहीं रहेगा। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या रहने वाला है? D2O, है ना। तो D2O क्या रहेगा? भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ जाता है? ड्यूटेरियम आ जाता है। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा हाइड्रोजन के समस्थानिकों संख्या कितनी है? 3 संख्या यहाँ पर आइसोटोप्स की मानी जाएगी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आज का अंतिम प्रश्न जो आप सभी के लिए होने वाला है होमवर्क के लिए। तो यहाँ होमवर्क में आज का प्रश्न आप सभी के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है, यानी मिक्सर का एग्जाम्पल नहीं है। पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, कांच, पीतल और इस्पात। इसी प्रकार के प्रश्न आर्मी एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को मैं आपको पढ़ा रहा हूं। दोस्तों अगर शेयर करना फिर भूल गए हैं तो वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए। और यहां पर जितने भी प्रश्न हो रहे हैं, आज 3rd सेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया है, तो इन्हीं तीनों सेशन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। तब तक आप अच्छे से इन्हीं प्रश्नों को बार बार रिवीजन करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।